हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 10 मतलब वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इसका पूरा फील लेने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास कमेंट आया, सर हमें व्यतिकरण में बहुत प्रॉब्लम होती है, अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो बच्चा मैं आज गारंटी लेता हूं कि अगर आपने बिना स्किप किए पूरी क्लास देखी तो आपको व्यतिकरण बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आपको क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और यहां पर आप अच्छे से पढ़ाई करते रह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, मैथ या फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको इंस्टा पर जाना होगा, आप सर्च करेंगे आर्या_सर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, इंस्टा आईडी पर, तो हमारी इंस्टा आईडी आपको दिखेगी, आप वहां पर फॉलो कर लेंगे हमें। और फॉलो करने के बाद में अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछते हैं तो डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप चैप्टर्स की पीडीएफ फाइल आप पाना चाहते हैं हमारी कोचिंग की, तो आप पीडीएफ फाइल भी वहीं से प्राप्त कर पाएंगे। जब हमें आप इंस्टा पर फॉलो करेंगे तो वहां पर आपको एक लिंक दिया जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आप हमारे कोचिंग की सभी इंटरमीडिएट के सारे फिजिक्स की जितनी भी पीडीएफ हैं हम आपको वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी करें। और आज हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, बट हाँ इमेजिनेशन पर आधारित है। बस आपको जरूरी है कि आप इसके पहले के जो 2 लेक्चर हैं वो पढ़ के यहां पर आए। अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो जरूर आप पढ़ें। वेव ऑप्टिक्स बाय आर्या सर डालेंगे तो हमारा आपको चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप आसानी से वो चैप्टर पूरा का पूरा 2 वीडियो अभी तक हमने जो इसके पढ़ाए हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं पढ़े और डायरेक्ट इस पर आते हैं तो आपको शायद उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप उन दोनों लेक्चर्स को पढ़ करके ही यहां पर आइएगा। ठीक है, अगर आप लेक्चर नंबर 1 पढ़ना चाहते हैं तो टाइप करिएगा वेव ऑप्टिक्स 01 बाय आर्या सर। अगर आप लेक्चर नंबर 2 पढ़ना चाहते हैं तो टाइप करिएगा वेव ऑप्टिक्स 02 बाय आर्या सर। तो आसानी से आपको मिल जाएंगे वीडियोस और आप इनका एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस बहुत ही दमदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो हम लोग इसको बहुत ही फील लेकर के समझने वाले हैं, बिल्कुल फीलिंग के साथ समझने वाले हैं। तो हम बात करते हैं व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस की। और इंटरफेरेंस को समझने के लिए जो पॉइंट्स हमें चाहिए सबसे पहले हम उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो मार्कर ले लेते हैं और यहां पर देखिएगा सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो कौन कौन सी चीजें हैं। नंबर 1, आपको पता होनी चाहिए आवृत्ति का मतलब क्या होता है। क्या आवृत्ति का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए आयाम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए कला का मतलब क्या होता है। कला का मतलब क्या होता है। ये जब कुछ आप बातें जान जाएंगे, एक चीज और हम बात कर लेते हैं यहां पर, तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है। उम्मीद है कि आपने ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी सुन तो रखे ही होंगे, लेकिन भले ही आप इसका अर्थ ना जानते हो, इसको फील कभी ना किया हो, लेकिन आपने सुने तो जरूर ही होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इन चारों शब्दों को सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि व्यतिकरण के लिए बहुत जरूरी हो जाता है इन सारे शब्दों को समझना। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको व्यतिकरण नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैंने बताया मैं आपको फील के साथ में पढ़ाऊंगा। हम यहां पर आज व्यतिकरण के प्रकार, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी, जिसे हम विषमपोषी व्यतिकरण कहते हैं, इनके बारे में भी आज ही डिस्कस करेंगे, लेकिन फील के साथ। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले आवृत्ति का मतलब हम समझते हैं। आवृत्ति
किसी तरंग में ही होती है। याद रखिए हम प्रकाश को तरंग मान करके पढ़ रहे हैं, हाइगेंस के प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ चुके हैं और यहां पर इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश को एक तरंग रूप में मान रहे हैं। हमारा प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है। कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, हाइगेंस ने पहले अनुदैर्ध्य तरंग माना था, लेकिन बाद में जब ध्रुवण की व्याख्या की गई तो ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग मान करके नहीं की जा सकी। ठीक है, तो उसके बाद में प्रकाश को फिर क्या माना गया? अनुप्रस्थ तरंग माना गया। अब ध्यान से देखिए, तरंग मतलब इस तरह की कोई तरंग अगर है, ध्यान से देखिए, इस तरह से कोई तरंग चल रही है तो यहीं पर हम समझते हैं इसमें आवृत्ति क्या है, आयाम क्या है, कला क्या है और तरंग दैर्ध्य क्या है। अब ध्यान से देखिए, मान लिया 1 सेकंड में कोई तरंग बिंदु A से और बिंदु B तक इतनी दूरी तय करती है और कोई दूसरी तरंग है, मैं 2 तरंगों को आपको दिखा रहा हूं। एक दूसरी तरंग है बिंदु A से और ये वाली भी ऐसे जा रही है, ठीक है, और बिंदु B तक ये भी पहुंची। बात क्लियर है? इन दोनों तरंगों में आपको अंतर तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, 1 सेकंड में कोई तरंग A से B तक जाती है और यहां भी A से B तक जाती है। ठीक है, बराबर दूरी तय कर रही है, बराबर दूरी तय कर रही है। A से B तक की दूरी, A से B तक की दूरी दोनों जगह लगभग बराबर ही है। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में इसने बराबर दूरी तय की। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना कि यहां पर ये इस वाली तरंग ने B तक पहुंचने के लिए कितने चक्कर लगाए। देखिए, ये इसका आधा चक्कर हो गया, ये इसका पूरा चक्कर हो गया, तो यहां से यहां तक का एक चक्कर पूरा कंप्लीट हुआ, फिर यहां से एक आधा और ये पूरा हो गया। ठीक है, तो ये 2 चक्कर पूरे कंप्लीट हो गए यहां से यहां तक, और यहां तक ये 2.5 चक्कर पूरे हो गए। अब 2.5 चक्कर पूरे हुए तो इसका मतलब है, अब 2.5 हम ना रखें, इसको पूरा ही कर दें, चलो 3 कर देते हैं, या फिर हम 2 ही कर लेते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं पॉइंट B, और यहां पर भी इसे हम ऐसे ही कर लेते हैं पॉइंट B। ओके, नाउ अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक कितने चक्कर लगाए? 2 चक्कर लगाए। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में यहां पर 2 चक्कर लगे, और इस वाली तरंग में आप देखेंगे 1 सेकंड में कितने चक्कर लगे? 1 2 3 4 5। तो यहां पर 5 चक्कर लगे, यहां पर 2 चक्कर लगे। ठीक है, यहां पर चक्कर कितने लगे? 2। यहां पर चक्कर कितने लगे? 5। ओके, तो ये जो चक्करों की संख्या है, 1 सेकंड में कोई तरंग कितनी बार ऐसे चक्कर लगाती है, कितने चक्कर पूरा करती है, बस उन्हीं चक्करों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। मतलब है इस तरंग की आवृत्ति 2 है और इस तरंग की आवृत्ति 5 है। इस तरंग की आवृत्ति 2 है, इस तरंग की आवृत्ति 5 है, क्योंकि ये 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाती है और ये 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाती है। तो इसका मतलब है कि इसकी आवृत्ति 2 हुई और इसकी आवृत्ति 5 हुई। तो आवृत्ति का मतलब आप समझ गए, कितने 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फील कर पा रहे हैं ना? फीलिंग के साथ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और अगर भाई पसंद आए तो लाइक कर दो अभी, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सभी आकर के यहां पर नॉलेज गेन कर सकें। ठीक है, मैंने देखा है कि हिंदी मीडियम के लिए कोई अच्छा अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं था फिजिक्स पर, अब आ चुका है, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, हमने देखे अच्छे भी हैं, बट हम अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम के लिए मैंने कई चैनल्स देखे, लेकिन फिर हमें मज़ा नहीं आया, तो हमने भी अपना चैनल स्टार्ट किया। ये चैनल काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन मैं इस पर एक्टिव नहीं था काफ़ी दिनों से, लेकिन अब मैंने सोचा कि चलो अब एक्टिव होता हूं और आप लोगों को पढ़ाता हूं। ठीक है, ऑलरेडी पूरी की पूरी फिजिक्स इस चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग कुछ अच्छी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो अब मैं दोबारा इस लेक्चर को दोबारा शूट करता हूं। बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी, सारे के सारे लेक्चर लगभग पड़े हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन इसको भी, ये भी लेक्चर हमारा, ये मतलब ये जो पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर भी ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है इस चैनल पर, लेकिन इसको हम दोबारा शूट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर एक प्यारा सा छोड़िएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ करके बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, फिर बात करते हैं। चलो देखिएगा, यहां पर हमने आवृत्ति का मतलब समझ लिया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आवृत्ति का मतलब क्या है। साथ ही साथ में अब हम तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं। ठीक है,
आवृत्ति के बाद में तरंग दैर्ध्य क्या है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो ध्यान से देखिए, एक चक्कर में यहां से यहां तक, एक चक्कर में कितनी दूरी तय की गई है भैया, कितनी दूरी तय की गई। एक चक्कर में जितनी दूरी कोई तरंग तय करती है उसी लंबाई को हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। यहां से यहां तक की जो भी लंबाई होगी इस तरंग की वो तरंग दैर्ध्य कही जाएगी। एक चक्कर में, ध्यान से देखिएगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा कोई भी तरंग, एक चक्कर में जितनी दूरी तय करती है उस दूरी को ही हम उस तरंग की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। नाम तो सुना था ना तरंग दैर्ध्य को पहले भी, लेकिन आप समझे भले ही ना हो, फील भले ना किया हो, लेकिन आज मैंने समझाया आपको। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या है, एक चक्कर में जितनी दूरी तय की जाती है उस दूरी की लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर और यहां पर देखिएगा, यहां पर तरंग दैर्ध्य कितनी है, यहां से यहां तक की लंबाई, यहां पर तरंग दैर्ध्य इतनी है, यहां पर तरंग दैर्ध्य इतनी है। तो अब आपको यह भी दिख रहा होगा कि जिसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी, मतलब आवृत्ति जिसकी ज्यादा होगी उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होगी, और जिसकी आवृत्ति कम है उसकी तरंग दैर्ध्य बड़ी है। समझ पा रहे ना, यहां पर तरंग दैर्ध्य देखिए इतनी बड़ी है, यहां पर तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी है। तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी तरंग दैर्ध्य कम, आवृत्ति ज्यादा तो तरंग दैर्ध्य कम, और आवृत्ति कम तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा। बात क्लियर है? ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या है, एक चक्कर में चली गई दूरी तरंग दैर्ध्य है। आवृत्ति का मतलब क्या है, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं आयाम की। आयाम क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, जब कोई तरंग चलती है, मान लिया वो एक्स एक्सिस पर चल रही है, एक्स दिशा में ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे इस दिशा में जा रही है ना, तो एक्स दिशा में जा रही है। जब एक्स दिशा में जाती है तो सीधे तो जा नहीं रही है, इसके कण कंपन करते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऐसे 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 ऐसे, जैसे सांप चलता है ना, ऐसे चलती है। तो ये ऊपर नीचे जाना मतलब ये वाई एक्सिस पर जाना, ऊपर नीचे वाई एक्सिस पर होना ही होता है इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम देखें यहां वाला जो कण है वो, मतलब यहां वाला जो कण है वो इतनी ऊंचाई तक गया है, ये वाला जो कण है इस बिंदु का मार्कर चेंज कर लूं, ठीक है, इस बिंदु का जो कण है वो इतनी ऊंचाई तक गया है, और यहां वाला जो कण है वो यहां तक पहुंचा है, फिर यहां वाला कण इतनी ऊंचाई तक, यहां वाला कण थोड़ी ऊंचाई तक। हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन गया है, ये वाला। सबसे ज्यादा विस्थापन किसका हुआ है, इस वाले कण का विस्थापन कम हुआ है थोड़ा, यहां पर इतना ही विस्थापन हुआ। इस वाले कण का विस्थापन ज्यादा हुआ कुछ, इस वाले कण का विस्थापन सबसे ज्यादा हुआ है। तो ये जो सबसे ज्यादा विस्थापन है वाई अक्ष की दिशा में, जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा वाला विस्थापन है, इस विस्थापन को ही आयाम कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम कहते हैं। आयाम का मतलब है अधिकतम मान। एक बात याद रखिए, आयाम का मतलब है अधिकतम मान या अधिकतम विस्थापन। कोई तरंग ऐसे 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 जा रही है तो हम देखते हैं कि ये अधिक से अधिक कितना ऊपर तक जाती है, यहां से यहां तक की जो भी लंबाई होगी इसी को हम क्या बोलते हैं, आयाम कहते हैं। बात क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, आयाम क्या है, वाई अक्ष की दिशा में जो अधिकतम विस्थापन है उसे आयाम। देखिएगा, वाई अक्ष की दिशा में विस्थापन तो ये वाले कण ने भी किया है, लेकिन बहुत ही कम है ये, इसको हम आयाम नहीं कह सकते। इस वाले कण का भी विस्थापन है, इसको हम आयाम नहीं कह सकते। लेकिन ये वाला जो कण है इससे ज्यादा किसी का विस्थापन नहीं है, तो जो अधिकतम विस्थापन था उस विस्थापन को हमने आयाम बोला है। ठीक है, तो वाई अक्ष की दिशा में अधिकतम विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। मेरे ख्याल से आयाम भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कला की। कला का मतलब क्या होता है भाई, कला का मतलब क्या होता है? तो कला का मतलब एक शाब्दिक अर्थ आप याद रखिएगा, कला का मतलब होता है कोण। ठीक है, कला का मतलब क्या होता है, कोण। अगर हम बात करें कि इस वाली, ये वाली जो तरंग है, ये वाली जो तरंग है, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 तरंगें चलेगी, तो यहां पर आकर के इसकी कला कितनी हुई,
तो इसका कोण यहां पर आकर के कितना हो गया 180। भैया याद रखो, हमें पता होना चाहिए कि ये अगर कोई भी रेखा है तो ये कोण होता है 90 और ये इधर वाला भी 90 मिला लो तो 180, मतलब 180 का कोण का मतलब ये होता है पूरा, ये 180 कोण होता है। तो हम देख रहे हैं कोई तरंग यहां से यहां तक पहुंची तो कितना चली 180 अंश, इसके बाद में 180 और तो हो गया 360, 180 और तो हो गया कितना, सॉरी 540। तो ऐसे ये कला है, ये एंगल, ये जो कोण है उसको हम कला बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, कला। यहां पर कला कितनी 180, यहां पर कला आकर के 180 और प्लस 180 360, यहां पर आकर के कला कितनी हो गई 360 में 180 और जुड़ा 540। तो इस तरह से कला बढ़ती रहती है। बात क्लियर है? मेरे ख्याल से होना चाहिए ना, इतना तो बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो अब हम व्यतिकरण को अच्छे से फील कर पाएंगे। अब समझते हैं आखिर व्यतिकरण क्या होता है। ये आपको कहानी पता हो चुकी है, अगर पता हो चुकी है तो यस बोलिएगा एक बार और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा हमें कि हाँ सर मुझे समझ में आ चुका है। ओके, चलो अब हम समझते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, ये सबसे अच्छा और प्यारा सा टॉपिक है और मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करने वाला हूं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई पॉइंट है P, कोई भी कण है यहां पर P, और एक तरंग यहां से चलती है, यहां से चलती है और ऐसे चलती हुई, ऐसे चलती हुई, ऐसे चलती हुई, और मान लिया कि इस कण पर टकराती है, ठीक है। तो यहां पर जब ये टकराती है तो ये कण किधर जाने का प्रयास करता है भैया, ये जब कण पर टकराएगी तो जब भी कोई तरंग चलती है, हमने बताया तो माध्यम के कण कंपन करते हैं, वो हाइगेंस नहीं बताया था, जब किसी माध्यम में कोई तरंग चलती है तो माध्यम के कण कंपन करते हैं। तो ये मान लिया कोई बिंदु P था, ये बिंदु नहीं मतलब कोई कण P था, माध्यम का कोई कण था, इसने इस पे जब तरंग पहुंची तो इस तरंग ने क्या किया, इसकी इधर की ओर इसने एनर्जी दी तो ये इस ओर कंपन करेगा, और जब इस ओर जाएगा, ठीक है। अब क्या किया हमने, कोई दूसरी तरंग ली, एक दूसरी तरंग, ध्यान से देखिए, यहां से मान लिया एक तरंग ली और ये ऐसे ऐसे जा रहे थे और इसने ऐसे मारा तो ये इधर जाएगा। ध्यान से देखिए, इस वाली तरंग ने इधर जाने का प्रयास किया, इस वाली तरंग ने इधर ले जाने का प्रयास किया, ठीक है। ये जो दोनों तरंगे एक दूसरे को एक ही में मिल गई, जाके एक ही बिंदु पर दोनों तरंगों का टकराना, इस घटना को हम लोग अध्यारोपण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अध्यारोपण। अध्यारोपण मतलब क्या होता है, किसी एक ही पॉइंट पर दो तरंगों का टकराना ही अध्यारोपण कहलाता है, ठीक है। अब ये दोनों टकराने के बाद में जो भी प्रभाव दिखाएंगे उस प्रभाव को हम लोग बोलेंगे व्यतिकरण। अभी समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझेंगे, फील कर लेंगे, परेशान मत होइएगा अभी, ठीक है। मैंने क्या बोला है, अध्यारोपण क्या है, अध्यारोपण का मतलब है कि किसी एक पॉइंट पर किन्हीं दो या दो से अधिक हो सकती हैं, दो या दो से अधिक तरंगों का टकराना ही अध्यारोपण कहलाता है, ठीक है। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है, अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत ही पहले समझ लेते हैं, बाद में व्यतिकरण को समझते हैं, ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे मान लिया कि एक तरंग है, इस तरह से आ रही थी और इस पॉइंट पर टकराती है तो ये इसको इधर ले जाने का प्रयास करती है। मान लिया ऐसे आई तो इसको इधर ले जाने का प्रयास करती है, कितना, तो मान लिया इसका आयाम था, इस तरंग का आयाम था, ये आयाम कहलाता है ना, पता है, ये आयाम कहलाता है, अभी मैंने समझाया था, ये आयाम है मान लिया 4 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल के लिए मान लिया, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर ऊपर जाती होगी, फिर 4 सेंटीमीटर नीचे, फिर 4 सेंटीमीटर ऊपर, 4 सेंटीमीटर नीचे, ऐसे जाती होगी। तो यहां पर जब टकराएगी तो यहां पर इस कण को ये तरंग 4 सेंटीमीटर नीचे लाने का प्रयास करेगी, ठीक है। और कोई दूसरी तरंग आए, कोई दूसरी तरंग आए, मान लिया यहां से एक दूसरी तरंग ऐसे ऐसे आ रही है और यहां पर टकराई, ध्यान से देखिएगा, यहां पर टकराई, जब यहां पर टकराई इस तरह से, तो ये क्या कर रही है, इसको ऊपर ले जाने का प्रयास कर रही है, और मान लिया कि इसका भी
आयाम था 4 सेंटीमीटर, मान लिया एग्जाम्पल के लिए कि इसका भी आयाम 4 सेंटीमीटर था, तो ये 4 सेंटीमीटर ऊपर ले जाने का प्रयास करेगी, ये 4 सेंटीमीटर नीचे ले जाने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो अब ये प्रकाश तरंग किधर जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगा? ये वाला जो कण है इसकी बात मानेगा कि इसकी बात मानेगा? दिक्कत तो ये है। तो यहां पर बताया गया, मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत यहां पर बताता है कि जो परिणामी आयाम होगा, इन दोनों का जो परिणामी आयाम होगा, वो आयाम इन दोनों तरंगों के आयामों के वेक्टर सम के बराबर होगा या सदिश योग के बराबर होगा। इसका सदिश योग इसके आयाम और इसके आयाम के सदिश योग के बराबर होगा इसका आयाम। कहने का मतलब यह है कि यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर जो परिणामी आयाम होने वाला है, जिसे हम a से लिखते हैं नॉर्मली, तो परिणामी आयाम इन दोनों वेक्टरों के a1 का सदिश और a2 इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। अर्थात a का जो वैल्यू होगा a1, अगर हम इस डायरेक्शन को, इस वाली डायरेक्शन को अगर हम धनात्मक ले लें, ऊपर वाली को अगर धनात्मक ले लें तो धनात्मक 4 ले लेंगे, तो नीचे वाली को हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा। सदिश का मतलब ही है डायरेक्शन बदलेगा तो चिन्ह बदल जाना है, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक लिया जाएगा। तो एक ऊपर की ओर 4, एक नीचे की ओर 4, तो माइनस का 4 लेना होगा। तो यहां पर परिणामी आयाम क्या होगा? 0। इसका मतलब है ये कण ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा। बात क्लियर है? तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बताता है कि जब कोई दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं, किसी बिंदु पर टकराती हैं, तो उनका परिणामी कितना होगा, इसके बारे में अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किन्हीं दो तरंगों का जो परिणामी आयाम होता है, वह परिणामी आयाम उन दोनों तरंगों के सदिश योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सदिश योग के बराबर होता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम यहीं पर बात करें कि अगर ये तरंग ऐसे आकर के मिलती, दूसरी वाली तरंग ऐसे आकर के मिलती, ऐसे एग्जाम्पल, इस तरह से आते 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 ऐसे मिले, ये भी इसको नीचे की ओर लाने का प्रयास करें और ये भी इसको नीचे की ओर लाने का प्रयास कर रही है, तो ये 4 सेंटीमीटर नीचे ला रहा है, ये भी 4 सेंटीमीटर नीचे ला रहा है। तो अब क्या होगा? दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो अब दोनों को अलग अलग चिन्ह के नहीं, एक ही चिन्ह के लेने होंगे। दोनों को माइनस ले लीजिए या दोनों को प्लस ले लीजिए और 8 हो जाएगा। मतलब अब की बार जो परिणामी विस्थापन होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो सदिश योग के बराबर। इसी प्रकार यहां पर अब देखिएगा, मान लिया इसका आयाम था मान लिया 4, ओके, और इसका आयाम था मान लिया 3, इसका आयाम था 3, इसका आयाम था 4, तो ये क्या करेगा? 4 सेंटीमीटर ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा, ये क्या करेगा? 3 सेंटीमीटर इधर ले जाने का प्रयास करेगा। अब ये किधर जाएगा? अब ये किसकी बात मानेगा? तो ये कण क्या करेगा? इसका परिणामी आयाम हमें निकालना है। तो परिणामी आयाम निकालते समय हमें पता है क्या करना है, हमें तो क्या करना है? अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि परिणामी जो होता है उन दोनों के सदिश योग के बराबर होता है। अब आप इसका सदिश योग निकालिए, 3 और 4 का सदिश योग, और सदिश योग आपको पता है कैसे निकालते हैं। सदिश किन्हीं भी दो सदिशों का जो योग होता है परिणामी, r बराबर में फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। आपको पता होगा, नहीं पता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मतलब इनका परिणामी कुछ ऐसे होगा, और इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है कि 3, 4 और ये 5 आ जाता है। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका सदिश योग, इसका जो परिणामी आयाम होगा 3, 4 का जो परिणामी आयाम होगा वो 5 हो जाएगा। अब की बार 7 नहीं होने वाला, अब की बार घटा करके 1 नहीं होने वाला, जोड़ करके 7 नहीं होने वाला, क्योंकि डायरेक्शन इसमें मेंशन करता है, दिशा इसमें प्रभाव दिखाती है, इसीलिए तो इसे सदिश योग कहते हैं। दिशा के साथ में इसका योग होता है। ठीक है, तो अब की बार इसका परिणामी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो समझ पाए ना? मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अध्यारोपण का सिद्धांत सिर्फ ये बताता है कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगें किसी एक ही कण पर स्ट्राइक करती हैं, मतलब अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये बताता है कि उन सभी तरंगों का जो परिणामी आयाम होगा वो कितना होगा। तो परिणामी आयाम कितना होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जो परिणामी आयाम होता है उन सभी तरंगों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है,
इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई होगी। अध्यारोपण का सिद्धांत आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आप लिख लीजिएगा, नोट्स बनाना है बना लीजिएगा भाई, लिखना है आपको, मैं बोल देता हूं और वीडियो पॉज करके थोड़ा रोक करके आप लिख लीजिएगा। अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किन्हीं दो या दो से अधिक तरंगों का परिणामी आयाम उन दो या दो से अधिक तरंगों के अलग अलग आयामों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब हम लोग समझते हैं इंटरफेरेंस क्या है। ध्यान से देखिएगा, इंटरफेरेंस देखिए, जब आयाम जितना अधिक होगा तीव्रता उसकी उतनी ही अधिक होगी। सिंपल सी बात है, आयाम जितना अधिक होगा तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि तीव्रता हमेशा होती है आयाम के अनुक्रमानुपाती। आयाम को अगर हम a से लिखें तो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तीव्रता। ठीक है, I प्रोपोर्शनल होता है a स्क्वायर के। तो ध्यान से देखिए, अगर किसी तरंग का आयाम अधिक है, अगर हम प्रकाश तरंग की बात करें, हम लोग यहां पर प्रकाश की ही बात कर रहे हैं, तो प्रकाश का जितना अधिक आयाम होगा उतना ही अच्छा प्रकाश होगा, उतना ही तीव्र प्रकाश होगा। ठीक है, तो तीव्रता अधिक होगी किस पर? तीव्रता किस पर डिपेंड करती है प्रकाश की? उस तरंग के आयाम पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कोई दो प्रकाश तरंगे ऐसे ऐसे जा रही हैं और किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, इस बिंदु पर, इस दिशा में। ठीक है, और दूसरी तरंग यहीं से चली, ऐसे ऐसे ये भी चल रही है, ऐसे 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 ऐसे, और ये भी यहां पर इसको मिली, तो जब मिली तो ये भी इसको ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करी। ठीक है, तो दोनों तरंगे एक ही दिशा में मिलेंगी और ऊपर ले जाएंगी, तो अब की बार इसका आयाम बढ़ेगा कि घटेगा? मान लिया इस वाली का आयाम था 5 और इस वाली का आयाम था 4। ठीक है, तो 5 और 4 अगर दोनों के आयाम थे तो अब की बार आयाम क्या हो जाना है? 9 हो जाएगा। आयाम बढ़ा तो तीव्रता बढ़ी, आयाम बढ़ा तो तीव्रता बढ़ी, मतलब और चमकीला प्रकाश बनेगा, तीव्र प्रकाश बनेगा। अगर किसी पर्दे पर इस प्रकाश को गिराएंगे, इन दोनों प्रकाश के को, तो वहां पर बहुत ही चमकीला पॉइंट मिलेगा, चमकीला बिंदु मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर ऐसी कंडीशन होती, देखिएगा आप, अगर ऐसी कंडीशन होती, ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन होती तो क्या होता? ध्यान से देखना आप लोग, यहां पर ये कण इसको इधर ले जाना चाहता है और दूसरा जो बिंदु है यहां से दूसरा प्रकाश चला ऐसे ऐसे, इसको ये नीचे की ओर लाना चाहता है। तो ये मान लिया 5 था और ये 4 था, तो अब की बार परिणामी क्या हो जाएगा? 5 - 4 = 1। अब की बार तीव्रता मतलब आयाम बहुत कम हो गया, दोनों का परिणामी आयाम बहुत कम आया, और जब परिणामी आयाम बहुत कम आएगा तो तीव्रता का बहुत ही कम आएगी। मतलब अब की बार पर्दे पर अगर इस प्रकाश को डाला जाए तो वहां पर बहुत ही अंधेरा जैसा दिखेगा। अगर दोनों का आयाम बराबर होता है, जैसे 5 5 कर दें, यहाँ पर यहाँ भी 5 ये भी 5, तो आयाम 0 हो जाएगा। आयाम 0 हो जाएगा तो वहां पर प्रकाश की तीव्रता बिल्कुल 0 हो जाएगी। मतलब अब की बार ये पर्दे पर अगर पहुंचेगा तो वहां पर काला बिंदु मिल जाएगा। ऐसा होगा तो बहुत चमकीला बिंदु, ऐसा होगा तो बिल्कुल काला बिंदु, वहां पर कुछ भी नहीं, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं पर बहुत चमकीला बिंदु प्राप्त हुआ, कहीं पर काला बिंदु मतलब अंधेरा प्राप्त हुआ। ये जो चमकीला और अंधेरा प्राप्त होने की जो घटना है, इसी को हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण क्या है अब समझते हैं और व्यतिकरण की परिभाषा भी लिखते हैं। ठीक है, व्यतिकरण क्या है? जब किसी माध्यम में दो समान आवृत्ति की, देखो जब समान आवृत्ति की आप तरंगे डालेंगे तब ही 0 होने वाला है, मतलब तब अंधेरा बिल्कुल मिलेगा। होगा जब समान आवृत्ति की मतलब समान आयाम की नहीं है, आयाम की बात कर रहा था। ठीक है, अगर समान आयाम की नहीं है तो अंधेरा नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रकाश रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 1 बचाया था तो हल्का प्रकाश होगा और यहाँ पर तीव्र प्रकाश हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। लेकिन हम अगर समान आयाम का प्रकाश डालेंगे तो वहां पर अंधेरा और उजाला, अंधेरा उजाला दिखेगा। ठीक है, तो स्पष्ट हम देख पाएंगे। ठीक है, तो स्पष्ट देखने के लिए समान आयाम का होना जरूरी होता है। तो हम समान आयाम की ही बात करते हैं कि यदि प्रकाश समान आयाम का और समान आवृत्ति का प्रकाश, देखो इन दोनों की आवृत्ति भी समान है, एक सेकंड में बराबर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो समान आयाम तथा समान आवृत्ति का प्रकाश
किसी एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चलता है तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है, जैसे यहां पर, और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बिल्कुल न्यूनतम या शून्य हो जाती है, अंधेरा प्राप्त हो जाता है। ये जो अधिकतम और न्यूनतम होने की घटना है, इसी को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो दोबारा हम लोग परिभाषा बोलते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब किसी माध्यम में समान आयाम तथा समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब प्रकाश के अधिकतम और न्यूनतम, ये जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, अधिकतम तीव्रता न्यूनतम तीव्रता जो प्राप्त हो रही है, इसी ही घटना को हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण का आप समझ पा रहे हैं मतलब? व्यतिकरण का मतलब है कि प्रकाश की किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम हो जाए, किसी बिंदु पर न्यूनतम, किसी बिंदु पर अधिकतम मिलता है, किसी बिंदु पर न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम। तो ये जो घटना है अधिकतम न्यूनतम होने वाली, इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। फील करिए, जब किसी माध्यम में तरंगें चलती है, लेकिन वो तरंग की खासियत क्या होनी चाहिए कि लगभग दोनों के आयाम बराबर होने चाहिए और उनकी आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। तो बराबर समान आयाम और समान आवृत्ति की तरंगें दोनों बहुत पास पास में अगर हों और एक ही माध्यम में जाएं और एक ही बिंदु पर टकराएं तो होगा क्या कि वहां पर जो तीव्रता होगी अधिकतम होगी या न्यूनतम होगी। और ऐसे अलग अलग बिंदुओं पर, कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होगी और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होगी। तो ये जो अधिकतम और न्यूनतम होने वाली जो घटना है, प्रकाश की तीव्रता के अधिकतम और न्यूनतम होने की घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, आराम से आप समझ पा रहे होंगे इससे। ठीक है, तो अब ये प्रकाश का व्यतिकरण तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब प्रकाश के व्यतिकरण के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण हम किसे कहते हैं? देखिए, जहां पर तीव्रता अधिकतम हुई है, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और सरल पॉइंट है। जहां पर तीव्रता अधिकतम हो गई है वहां पर जो व्यतिकरण हो रहा है उस व्यतिकरण को हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से इंग्लिश में बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण। ओके, और ये जहां पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, लगभग 0 हो जाती है, जहां पर अंधेरा प्राप्त होता है, उस बिंदु पर हुए व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण, विनाशी या फिर विषमपोषी व्यतिकरण कहते हैं भैया। ठीक है, विषमपोषी व्यतिकरण। ओके, तो विषमपोषी व्यतिकरण क्या है? ऐसा व्यतिकरण जहां पर तीव्रता अधिकतम हो जाए, ऐसे बिंदु पर हुआ व्यतिकरण जहां पर तीव्रता 0 हो गई है, मतलब शून्य हो गई है, अंधेरा मिला है, उस बिंदु पर हुए व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण या फिर विषमपोषी व्यतिकरण बोल रहे हैं। और जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है उस बिंदु पर हुए व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण हम लोगों को यही पढ़ना है, इसी हमारे जो सिलेबस में संपोषी और विनाशी व्यतिकरण ही है। ठीक है, तो हम लोगों को ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन ही पढ़नी है। अच्छा, ये कंडीशन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है कि एक इधर जा रही है तरंग, एक इधर जा रही है। ये कंडीशन हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। हम लोगों को केवल ये पढ़ना है कि अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही है या फिर दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं। दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो संपोषी व्यतिकरण, दोनों विपरीत दिशा में जाएंगी तो विनाशी व्यतिकरण। बात क्लियर है ना? तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो आपको अच्छा लगता है वीडियो तो भैया लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप उनके पास शेयर करोगे तो उनका भी भला होगा, वो भी आकर के यहाँ पर फील करके फिजिक्स को समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। ठीक है, और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने का पूरा कॉन्सेप्ट को समझा करके पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक करिएगा और शेयर भाई जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए। ठीक है, और इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए।
चलो हम देखते हैं अब आगे की बात। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में कलांतर अभी हम लोग समझने वाले हैं। कलांतर का मतलब क्या है, कलांतर और पथांतर कैसा होना चाहिए, इसकी बात और कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में कलांतर और पथांतर का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखिए, अगर आप इस चैप्टर की पीडीएफ आना चाहते हैं तो भैया आप पहले इंस्टा पर जाइए, आप हमें फॉलो करिए, वहां पर आपको लिंक दे दिया जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप अपने आप से लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नोट करते रहिए हर चीज को। चलो हम देखते हैं कलांतर और पथांतर को। कलांतर का मतलब क्या होता है और पथांतर का मतलब क्या होता है, ये जरा समझ लेते हैं। हमने देखा, देखिएगा, पथ का मतलब आप तो जानते ही होंगे, ध्यान से देखिए। पहले पथांतर की बात कर लेते हैं, फिर कलांतर की बात कर लेते हैं। एक तरंग है और मान लिया इस तरंग को यहां तक पहुंचना है, तो इस तरह से कोई तरंग जा रही है और यहां तक पहुंची। एक दूसरी तरंग है और ये भी इस तरह से जा रही है। ठीक है, अब ये दोनों तरंगे अगर कहीं पर जाएंगी तो आप बताइए कि ये कैसा व्यतिकरण करेंगी, संपोषी व्यतिकरण करेंगी या फिर विनाशी व्यतिकरण करेंगी, आपको बताना है। ये संपोषी व्यतिकरण करेंगी या विनाशी व्यतिकरण। भैया मान लिया, देखो ये अगर पास पास में हो तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं दूर दूर बना के दिखाए हूं, लेकिन अगर ये पास पास में हो तो ये संपोषी व्यतिकरण करेंगी या विनाशी व्यतिकरण। ध्यान से देखिए, यहां पर ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। ठीक है, यहां पर और यहां पर, ये हम एक ही पॉइंट मान लेते हैं। तो यहां पर ये इस दिशा में है और ये भी इस दिशा में है, तो दोनों एक ही दिशा में है। अगर हम यहां पर देखें, इस बिंदु पर, सॉरी इस बिंदु पर ये इस दिशा में है, तो यहां पर इस बिंदु पर ये भी इस दिशा में है। तो हर जगह पर देख रहे हैं कि सेम है, एक ही दिशा में जा रही हैं। अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा व्यतिकरण करने वाली हैं, संपोषी व्यतिकरण करेंगी। ठीक है, तो ऐसी तरंगे संपोषी व्यतिकरण करेंगी। अब और एक बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। ये तो संपोषी व्यतिकरण होगा, हम लोगों को पता है। यहां पर आइए, एक और मैंने यहां पर खींचा। ठीक है, और इस तरह से हमने, ध्यान से देखिए, थोड़ा पीछे से हमने इसको स्टार्ट किया, ऐसे यहां से। ठीक है, ऐसे अब आप बताइए कि ये वाली तरंग, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं और इसका नाम सी दे देते हैं। तो ये दोनों ए और बी मिलकर के संपोषी व्यतिकरण करेंगी, बात क्लियर है। आप बताइएगा बी और सी मिलकर के कैसा व्यतिकरण करने वाली हैं, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे कि ये व्यतिकरण करेंगी विषमपोषी या फिर विनाशी व्यतिकरण करेंगी। कैसे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं ना विनाशी व्यतिकरण को, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर हम देखें तो ये नीचे की ओर जा रहा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो एक नीचे एक ऊपर, तो ये दोनों अगर मिलेंगी तो कैसा करेंगी, विनाशी व्यतिकरण होगा। यहां पर कैसा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण। तो ये दोनों मिलकर के बी और सी मिलकर के विनाशी व्यतिकरण करेंगी, ए और बी मिलकर के संपोषी व्यतिकरण करेंगी। ये मेरे ख्याल से आपको तो समझ में आ ही रहा होगा चित्र देख करके। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं, यहां पर मान लिया कोई भी पॉइंट हो तो ये वाली तरंग यहां तक जाए और ये वाली तरंग, मान लिया चलो इन्हीं पॉइंट को सेम पॉइंट हम मानते हैं, इस वाली तरंग को यहां तक पहुंचने में और यहां तक पहुंचने में पहुंचेंगी तो संपोषी व्यतिकरण होगा, और संपोषी व्यतिकरण होगा तो ये वाली तरंग और ये वाली तरंग यहां तक पहुंचने में बराबर दूरी तय कर रही है या कम ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, कम ज्यादा तय कर रही है, बराबर दूरी तो तय नहीं हो रही है, कम ज्यादा दूरी तो तय हो रही है, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक की लंबाई इस तरंग का तरंग पथ कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पथ। पथ मतलब होता है रास्ता, रास्ते की लंबाई को हम पथ कहते हैं। तो इसकी जो लंबाई है यहां से यहां तक ये चल के गई है, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम इस तरंग का पथ कहेंगे, और यहां से यहां तक की दूरी को हम इस तरंग का पथ कहेंगे। तो अब आप बताएंगे ए और बी में किसका पथ ज्यादा है और किसका पथ कम है, तो आपका आंसर होगा दोनों का पथ बराबर है, इसका पथ और इसका पथ बराबर है। बराबर है ना, दोनों का पाथ इक्वल है। पाथ, इंग्लिश में पथ को भैया पाथ कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आता ही होगा। इंग्लिश मीडियम वाला अगर कोई देख रहा है, फील करना चाहता तो देख सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक
इसको हम पथ बोलते हैं और इसको भी पथ बोल रहे हैं। इसका पथ और इसका पथ दोनों सेम है। जब पथ सेम है तो क्या हो रहा है, जब पथ बराबर है तो क्या हो रहा है, समपोषी व्यतिकरण हो रहा है। तो इनसे जो व्यतिकरण होगा कैसा होगा, समपोषी व्यतिकरण। अब यहां पर देखिएगा, बी वाली तरंग का पथ ये है और सी वाली तरंग का पथ ये है। भैया तरंग हमेशा स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, ऊपर से नीचे, ठीक है, कभी भी नीचे से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहां से ऐसे नहीं दिखाया, पीछे से दिखाया, ठीक है। आप अब ध्यान से देखिएगा, सी वाली तरंग का पथ ये और बी वाली तरंग का पथ ये, क्या दोनों का पथ बराबर है, दोनों का पथ बराबर है, नहीं बराबर है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब है विषमपोषी व्यतिकरण है। जब पथ बराबर है तो समपोषी व्यतिकरण है, जब पथ बराबर नहीं है तो विषमपोषी व्यतिकरण है। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है, पथ बराबर नहीं होगा तब भी समपोषी व्यतिकरण होगा। देखते हैं कैसे, ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए। यहां पर अगर हम बात करें, चलो अभी हम यहां पर ऐसे ही बात कर लेते हैं, बाद में बताते हैं, ठीक है। इसके पथ और इसके पथ में अंतर क्या है, 0। इसके और इसके ए और बी के पथ में अंतर कुछ है नहीं, तो अंतर क्या है, 0। तो हम कह देंगे इसका पथांतर क्या है, 0 है, इसका पथांतर क्या है, 0 है। तो समपोषी व्यतिकरण का पथांतर क्या होता है, 0। पथांतर को भैया हम डेल्टा एक्स से व्यक्त करते हैं। पथांतर को हम किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा एक्स से व्यक्त करते हैं। और पथांतर है कितना, 0 है। पथांतर कितना है, 0 है। तो समपोषी व्यतिकरण में पथांतर कितना होगा, 0 होगा। समपोषी व्यतिकरण में पथांतर कितना होगा, 0 होगा। विनाशी व्यतिकरण में पथांतर आप बताइए कितना है, डेल्टा एक्स। यहां पर क्या है, देखिए यहां पर आप बताएंगे डेल्टा एक्स क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, पथांतर है कितना, तो यहां पर भैया देखिएगा, यहां से लेकर के आगे वाली तो दूरी लगभग बराबर है दोनों की। दिक्कत है अंतर केवल यही बना रहा है, तो पथांतर इतना ही तो हुआ, पथांतर इतना ही तो हुआ। और ये जो पथांतर है इसको हम कहेंगे क्या, इतने को हम कहेंगे क्या, तो इतने को तो हम कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये वाला जो यहाँ एक पूरा चक्कर है, एक पूरे चक्कर की लंबाई को हम लैम्डा कहते हैं, जिसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मैंने बताया था तरंग दैर्ध्य, पहले समझाया था आपको। ये होता है तरंग दैर्ध्य, एक पूरे चक्कर द्वारा चली गई दूरी तरंग दैर्ध्य होती है। तो ये अगर तरंग दैर्ध्य होती है तो पूरे चक्कर द्वारा चली गई दूरी यहां तक पूरी एक तरंग दैर्ध्य होगी। लेकिन यहां पर पथांतर यहां तक इतना तो है नहीं, पथांतर तो सिर्फ इतना है। तो पथांतर अगर सिर्फ इतना है तो इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, तो इस दूरी को तरंग दैर्ध्य का आधा बोलेंगे, मतलब लैम्डा का आधा, लैम्डा बाई 2। बात क्लियर है, लैम्डा बाई 2 मतलब होता है पथांतर। यहां पर किसका, समपोषी नहीं, विषमपोषी व्यतिकरण का। विषमपोषी व्यतिकरण का पथांतर कितना, लैम्डा बाई 2। समपोषी व्यतिकरण का पथांतर कितना, 0। अब और आगे जरा ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें, ये बी है, अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें यहां पर, टाइम हो गया क्या, हाँ, तो अब देखिएगा यहां पर आप, अगर हम इस तरंग को यहां से ना शुरू किए होते और यहां से शुरू किए होते, इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, ऐसे, ठीक है। तो अगर ये तरंग यहां से शुरू होकर के गई होती तो आप बताइएगा, ये बी तरंग है, तो यहां से ये तरंग गई है और यहां से दूसरी तरंग गई है। अब यहां पर कैसा व्यतिकरण होने वाला है, तो यहां पर भी समपोषी व्यतिकरण ही होगा, क्योंकि तरंग तो उसी तरह से जा रही है, समपोषी व्यतिकरण ही होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो समपोषी व्यतिकरण होगा। अगर समपोषी व्यतिकरण होगा तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि क्या पथांतर दोनों का आपकी बार सेम है, तो पथांतर सेम नहीं है। ध्यान से देख रहे हैं, यहां से यहां तक की लंबाई इसकी है, तो ये इसका पथांतर और ये बी वाली का पथांतर, दोनों का पथांतर सेम है क्या, नहीं ना। तो जब अगर पथांतर सेम नहीं है
तब भी हम देख रहे हैं संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहां पर पथांतर है कितना, ये जरा देखते हैं। तो पथांतर कितना है, यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई समान है। जो अंतर है पथों में इसके, वो अंतर यहां से यहां तक का है, ये हमारा पथांतर है। और ये पथांतर कितना है, तो हम देख रहे हैं पूरा एक चक्कर है जिसे हम लैम्डा कह सकते हैं, अर्थात ये एक तरंग दैर्ध्य के बराबर पथांतर है। ये एक तरंग दैर्ध्य के बराबर पथांतर है, अर्थात पथांतर अगर लैम्डा होगा तब भी संपोषी व्यतिकरण ही होगा। इसी प्रकार और हम बात करें, अगर पथांतर इतना हो 2 लैम्डा के बराबर तब भी संपोषी व्यतिकरण ही होगा। अगर पथांतर 3 लैम्डा के बराबर है तब भी संपोषी व्यतिकरण ही होगा। तो इसका मतलब है पथांतर अगर 0 हो, लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, इस टाइप का पथांतर अगर है तो वहां पर होने वाला व्यतिकरण कैसा होगा, संपोषी व्यतिकरण ही होगा, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं पथांतर जो होता है संपोषी व्यतिकरण के लिए n लैम्डा होता है। यहां पर n का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। n का वैल्यू 0 रखेंगे तो पथांतर 0 होगा तब भी संपोषी व्यतिकरण। n का वैल्यू आप 1 रखिए तो 1 लैम्डा होगा तब भी संपोषी व्यतिकरण। n का वैल्यू 2 रखिए तो 2 लैम्डा अगर पथांतर है तब भी संपोषी व्यतिकरण। मतलब पथांतर इस टाइप का है, n लैम्डा के टाइप का, मतलब 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो हमेशा संपोषी व्यतिकरण ही होगा। अब यहां पर विनाशी व्यतिकरण की बात करते हैं। विनाशी व्यतिकरण में मैंने बताया पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा तो विनाशी व्यतिकरण होगा, आपको समझ में आया। लेकिन अगर हम बात करें कि इस तरंग को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और इसको हमने यहां से शुरू किया, तो अब देखिएगा इन दोनों के बीच में पथांतर क्या है, ये तो लैम्डा बाई 2 था और ये पूरा 1 लैम्डा हो गया, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो अगर पथांतर 3 लैम्डा बाई 2 है, अगर पथांतर 3 लैम्डा बाई 2 है तब भी विनाशी व्यतिकरण ही होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार अगर पथांतर लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा और लैम्डा बाई 2 जोड़ करके 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अगर 5 लैम्डा बाई 2 है तब भी जो व्यतिकरण होगा कैसा होगा, विनाशी व्यतिकरण ही होगा। तो इस टाइप से अगर 7 लैम्डा बाई 2 भी होगा तब भी विनाशी व्यतिकरण होगा। तो हम कह सकते हैं कि विनाशी व्यतिकरण के लिए जरूरी है कि पथांतर किस टाइप का होना चाहिए, डेल्टा x किस टाइप का होना चाहिए, तो होना चाहिए n-1/2 लैम्डा के टाइप का होना चाहिए। अगर इस टाइप का पथांतर है तो हमेशा विनाशी व्यतिकरण होगा। n का वैल्यू आप अगर 1 रखेंगे तो 1-1/2, यहां पर 1 n का जो वैल्यू होता है वो 0 से शुरू ना होकर के 1, 2, 3 से शुरू होता है, ठीक है। यहां पर n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो कैसा पथांतर होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। और यहां पर पथांतर हो जाएगा 1 रखेंगे तो 1-1/2 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2-1/2 मतलब 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 3 रखेंगे तो यहां पर 5/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पथांतर अगर है तो हम वहां पर कहते हैं कि वहां पर विनाशी व्यतिकरण होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। पथांतर अगर n लैम्डा के टाइप का है तो संपोषी व्यतिकरण, पथांतर अगर n-1/2 लैम्डा के टाइप का है तो विनाशी व्यतिकरण। साथ ही में बात कर लेते हैं कलांतर की और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कलांतर की बात करें तो मैंने यहां पर बताया कि कला क्या होती है, यहां से यहां तक 180 अंश हो जाता है, यहां से यहां तक 180 180 360 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 180 और 180 360 यहां पर देखेंगे, यहां तक पहुंचने में और इस तरंग को यहां तक पहुंचने में कलांतर क्या है, तो कलांतर भैया कुछ नहीं है, कलांतर दोनों का लगभग समान है। देखिए कलाएं दोनों की समान है, कलांतर तो 0 है, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में जितना ये कोण चल के गया है उतना ही ये कोण चल के गया है। और अगर दोनों ने समान कोण चला है तो इसका मतलब है दोनों की कलाएं समान है, और कलाएं समान है तो दोनों की कलाओं में अंतर क्या है, 0 है। कलांतर का मतलब है कलाओं में अंतर, और कला का मैंने मतलब बताया था कोण, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका कोण और इसका कोण हमेशा समान रहेगा, अर्थात कलांतर 0 है तब भी हमारा संपोषी व्यतिकरण होगा। और कलांतर को भाई हम फाई से लिखते हैं, तो फाई इक्वल टू 0 अगर है तो संपोषी व्यतिकरण होगा। इसी प्रकार अगर कलांतर यहां पर ये है,
ये भी तो समपोषी व्यतिकरण वाली कंडीशन है। कलांतर यहाँ पर 180 और ये कितना 180 360 मतलब 2 पाई के बराबर है। अगर 2 पाई के बराबर कलांतर है, ये 360 को हम 2 पाई लिखते हैं ना, अगर कलांतर 2 पाई के बराबर है तब भी तो समपोषी व्यतिकरण होगा। अगर कलांतर 4 पाई के बराबर है तब भी तो समपोषी व्यतिकरण ही होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कलांतर हमारा 2n पाई के बराबर है तो समपोषी व्यतिकरण होगा। यहां पर n का वैल्यू क्या है, तो यही वाले हैं 0 1 2 3। अगर कलांतर n की वैल्यू 0 रख दें तो 0 हो जाएगा, कलांतर 0 है तो समपोषी व्यतिकरण, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, मतलब तब भी समपोषी व्यतिकरण, 2 रख देंगे तो 4 पाई हो जाएगा तो भी समपोषी व्यतिकरण। मतलब समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इस टाइप का होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम विषमपोषी व्यतिकरण की बात करें तो विषमपोषी व्यतिकरण में कलांतर कैसा होना चाहिए, तो विषमपोषी व्यतिकरण में कलांतर क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। विषमपोषी व्यतिकरण यहां पर हो रहा था इस तरह से, यहां पर कलांतर कितने अंश का है, केवल 180 अंश का, मतलब पाई के रूप का, पाई मतलब 180 अंश होता है। ठीक है। तो यहां पर कलांतर कितना है, पाई का, और कलांतर कितना हो तो विषमपोषी व्यतिकरण होगा, तो कलांतर 2 पाई है और 1 पाई है, कितना 3 पाई। अगर कलांतर 3 पाई है तब भी विषमपोषी व्यतिकरण, अगर कलांतर 5 पाई है तब भी विषमपोषी व्यतिकरण होगा। इसी प्रकार अगर 7 पाई होगा तब भी विषमपोषी व्यतिकरण ही होगा। तो मेरे ख्याल से आपको यह भी समझ में आ रहा होगा। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर और विषमपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर कैसे होने चाहिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर और विषमपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कैसे होने चाहिए, आपको क्लियर होगा। ठीक है। इसके आगे की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे आगे, और हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में इसके आगे की बात को लेकर के। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।